जय हिंद टू ऑल दी एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारी मेन स्टडी की जो सीरीज चल रही है और जिसमें हमें काफ़ी प्यार मिल रहा है आप लोगों का, तो हम उससे और अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और बेहतर वीडियोस लाएंगे, राइट। तो शुरू करने से पहले ये मैं बताना चाहता हूँ, जब आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं, वहाँ पर जो टीओ और एसटीओ का जो पोर्टल है, वहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमारे ऑलरेडी जो गवर्नमेंट अकाउंट से जो रिलेटेड चैप्टर्स हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं। चैप्टर 1 चैप्टर 2 अपलोड हो चुका है। तो आप फटाफट टेस्ट सीरीज लीजिए। टेस्ट सीरीज इट विल कॉस्ट यू ओनली 7,999। इसको लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। देखिए, ये एग्जाम 10 साल बाद आ रहा है और भविष्य में हो सकता है 10 साल बाद आए, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप हमारी टेस्ट सीरीज में लॉग इन करिए और अपने जो चैप्टर्स हैं चैप्टर 1 to 2 ऑडिट के, उसको देखिए और अपनी तैयारी ऑलरेडी कह चुका हूं बेहतर करिए। तो आइए जरा क्वेश्चन देख लेते हैं जो कल हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन है आपका, डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। तो कहा जा रहा है कि भारत के उपलक्ष्य में ये बताइए कि संविधान और संविधानवाद में क्या डिफरेंस होता है, क्या फर्क होता है, क्या अंतर है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे हमारे पास दो कीवर्ड हैं। एक है कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी कि संविधानवाद। तो इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले चिंतित ना हो। ज़्यादातर हिंदी मीडियम वाले सोचते हैं कि सर नोट्स तो इंग्लिश में है, तो डोंट वरी, मैं उसका पूरा एलैबोरेट जो है वो हिंदी में भी करूंगा, डोंट वरी। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम कहते हैं संविधान और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को हम कहते हैं संविधानवाद। तो इसको हमें समझाना है और भारत के उपलक्ष्य में समझाना है, राइट। भारत के उपलक्ष्य में समझाना है। तो ये भारत के उपलक्ष्य में क्या होता है, देखिए इसको पहले मैं ऐसे समझा देता हूँ। जैसे एक होता है जिसे हम कहते हैं सेक्युलर, जो एक शब्द होता है सेक्युलर, जिसे हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष, और भारत में इसको पंथ निरपेक्ष कहा गया है। तो सेक्युलर की जो परिभाषा है ये यूरोप से आई है और यूरोप से इसकी जो मूल परिभाषा है वो अलग है, जो कि भारत में अपनाई गई है। इसकी जो मूल परिभाषा है उसमें कहा गया है कि धर्म यानी कि रिलीजन को बिल्कुल अलग रखा जाएगा शासन प्रशासन से, यानी कि जो रूलिंग है, जो शासन प्रशासन है, उससे बिल्कुल अलग रखा जाएगा। परंतु भारत में ये परिभाषा नहीं ली गई। शब्द लिया गया पर परिभाषा ये ली गई कि धर्म और शासन मिलकर काम करता है भारत में। ये देखा जाता है, कोई भी पर्व होता है, कोई भी मेले होते हैं, किसी भी धर्म से संबंधित मेले होते हैं, तो वहाँ पर आप देख पाते हैं पुलिस वालों की ड्यूटी होती है, जो डीएम साहब होते हैं वो वहाँ पर अपना जो कानून व्यवस्था है उसको पूरी तरह देखते हैं। तो इसीलिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि कभी कभी जो शब्द होते हैं वो भारत के उपलक्ष्य में क्या काम कर रहे हैं वो हमें समझना होता है, ठीक है। वैसे ही हमारी जो ये क्वेश्चन है वो भारत के उपलक्ष्य में हम समझेंगे कि भारत में ये कैसे काम करता है। चलिए, तो शुरुआत में हम क्या समझेंगे, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधान क्या होता है, राइट। तो देखिए परिभाषा देख लेते हैं कि संविधान जो है, संविधान एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एक लिखित डॉक्यूमेंट है जो दर्शाता है, आउटलाइन मतलब दर्शाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को, मौलिक सिद्धांतों को, और दर्शाता है लॉस को, यानी कि कानून को दर्शाता है, विधि को दर्शाता है जो देश को चलाते हैं। तो देखिए अब यहां पर एक प्रश्न आएगा कि सर ये रिटर्न, क्योंकि मुझे पता है मेरे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, काफ़ी ऑलरेडी बहुत तैयारी करे हुए हैं, राइट। इनमें से कुछ फ्रेशर्स हैं और कुछ ऑलरेडी काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो उनका एक प्रश्न आया होगा, मन में आएगा कि सर रिटर्न क्या हुआ। संविधान तो दो भागों में विभाजित किया जाता है, अगर लिखित की बात हो, लिखित और अलिखित, रिटर्न और अनरिटर्न, और यहाँ पर आप केवल रिटर्न कह रहे हैं, तो ये क्या बात है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जो सी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है, राइट, रिटन और अनरिटन, लिखित और अलिखित। देखिए समझिए एक बात, इसको सिंपल सी बात में समझाता हूं। पहले मैं अनरिटन को लेता हूं। जैसे आपके मेरे बीच कोई बात हुई है, उसको हमने लिखित कर दिया, कोरे कागज में लिखित कर दिया। लिखित तो किया है ना, पर कोरे कागज में किया है। तो यानी कि कोरे कागज में लिखी हुई बातें हम इजीली उससे बदल सकते हैं, या मैं मुकर भी सकता हूं, क्योंकि उसकी कानूनी वैल्यू कुछ नहीं होती है, राइट। तो यानी कि लिखित तो है पर उसे इजीली मैं चेंज कर सकता हूं। और वहीं पर अगर रिटन है और वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, एक स्टैम्प पेपर में कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, उसमें बाकायदा नोटरी हुई है, तो वो स्ट्रांग होता है। अगर उसकी बातें हम लागू नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हम कानून के विरुद्ध चले जाएंगे, राइट। हम अपराधी बन सकते हैं, राइट।
कि अगर हम उन बातों को नहीं मानेंगे। तो देखिए ध्यान से समझिए, अनरिटन में मैंने कोरे कागज में लिखी हैं बातें, और रिटन में मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है प्रॉपर नोटरी के साथ। तो यानी कि जो अनरिटन होता है या चाहे रिटन होता है, दोनों ही लिखित तो हैं, रिटन तो हैं, दोनों लिखित है नहीं है, परंतु जो अनरिटन है वो इजीली चेंज किया जा सकता है, क्योंकि कोरे कागज में लिखा है, उसको चेंज करना बहुत आसान है। परंतु जो रिटन है उसको इतना आसान नहीं होगा चेंज करना। चेंज किया जा सकता है पर इतना आसान नहीं होगा, बड़ा मुश्किल काम होता है, जटिल होता है, राइट। तो अंत में दोनों लिखित ही तो हैं। तो यही बात यहां पर दर्शाई गई है कि एक संविधान कहीं ना कहीं रिटन ही होता है। ब्रिटेन का कहा जाता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, पर इसका मतलब ये थोड़ा कि उन्हें लिखा नहीं है। आप जाइए तो देखिएगा, बड़ी सी लाइब्रेरी होगी, उसमें आपको लिखी हुई बातें मिलेंगी, पर वो इजीली चेंज हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है अब आप समझ पाए होंगे क्यों यहाँ पर रिटन का इस्तेमाल किया है, और ये मौलिक सिद्धांतों को दर्शाता है। अब मौलिक सिद्धांत को हम क्या समझेंगे, देखिए इसको एक समझ लेते हैं। जो हमारी उद्देशिका है उसमें एक शब्द लिखा है समाजवाद, यानी कि भारत का एक मूल सिद्धांत है समाजवाद, जो कि संविधान में दर्शाया गया है। क्योंकि आपको पता है कि ईश्वरचंद्र भारती केस से ये साफ कह दिया गया है कि जो उद्देशिका है वो संविधान का अभिन्न अंग है, इनसेपरेबल पार्ट है, राइट। तो यानी कि संविधान में एक शब्द है समाजवाद, जो एक मौलिक सिद्धांत है। अब देखिए समाजवाद क्या होता है। समाजवाद समानता की बात करता है, जैसे कि आप आर्टिकल 14 दे सकते हैं, कानून के समक्ष हर कोई समान होगा। आर्टिकल 15 देख सकते हैं, जिसमें 5 आधारों के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। 16 देखिए, कोई भी सरकारी नौकरियां होती हैं उसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता। 17 देखिए, जो छुआछूत होती है, जो अनटचेबिलिटी होती है, वो बात नहीं की जाएगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारे जो ये अनुच्छेद हैं ये मौलिक सिद्धांत हैं। अब कोई संसद ऐसा नहीं कर सकती है कि एक अनुच्छेद 15 को हटा दो, नहीं हटा सकती। क्यों? क्योंकि जो समाजवाद है हमारा मौलिक सिद्धांत है। तो संविधान क्या बताता है? मौलिक सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बताता है, राइट। तो ये आप समझ में आ गया होगा। और लॉ की बात करें, जैसे लॉ भी उसमें लिखा है, जो लॉ ऐसे जो कंट्री को गवर्न करते हैं, यानी कि जो देश को चलाते हैं, ऐसे कानून। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कानून है या नियम है एक कि संविधान, माफ कीजिएगा, जो राष्ट्रपति के चुनाव हैं वो चुनाव आयोग कराएगा। तो अगर चुनाव आयोग यानी कि 324 अनुच्छेद 324 जो है वो चुनाव आयोग की बात करता है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो चुनाव कराएगा किसके? राष्ट्रपति के, लोकसभा के, राज्यसभा के, इस तरह से, राइट। तो ये कानून है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये कानून कहाँ लिखे हैं, ये नियम कहाँ लिखे हैं? संविधान में। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मौलिक सिद्धांत जो होते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल, प्लस जो लॉज होते हैं देश को चलाने के लिए, वो कहाँ दर्शाए गए हैं? संविधान में। चलिए, तो यही बात यहां पर लिखी गई है। अब आगे हम देखेंगे कि फ्रेमवर्क बनाता है जिसमें अधिकारों की बात होती है, कर्तव्यों की बात होती है नागरिकों के। तो नागरिकों के जो जैसे आपके मौलिक अधिकार हैं जो भाग 3 में आते हैं, तो वो भी संविधान ने बताए हैं, राइट। जो कर्तव्य हैं आपके, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो 4A पार्ट 4A में आते हैं, वो भी बताए गए हैं। तो यहां से आप समझ पाए होंगे कि संविधान क्या होता है। और संविधान कहीं ना कहीं हम इसे कहते हैं कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है। मतलब इसके कानून यानी कि संविधान में कहे गए नियम जो हैं वो सर्वोपरि होंगे, राइट। अब आगे देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी कि संविधानवाद क्या होता है। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे ये जो है ये कॉन्सेप्चुअल होता है, ये कॉन्सेप्ट बेस होता है, जो लिमिट करता है पावर ऑफ गवर्नमेंट, और जो चलता है रूल ऑफ लॉ से, और जो चेक करता है सिस्टम चेक एंड बैलेंस। तो सर ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है क्योंकि कुछ फ्रेशर्स हैं ना। तो देखिए इसको आसान तरीके से मैं समझाऊंगा। इसको ऐसे समझेंगे, एक तरफ रखेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, और एक तरफ हम रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो ये हो गया आपका संविधानवाद, संविधान और संविधानवाद। देखिए इसको साधारण सा समझिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे सऊदी अरेबिया में एक रोबोट बनाई गई है महिला, जिनका नाम है सोफिया। क्या नाम है? सोफिया। और ये ऐसी हैं जिनको, पहली ऐसी रोबोट हैं जिनको किसी देश ने नागरिकता दी है। तो सोफिया, कभी आप देखिएगा यूट्यूब में तो आपको दिखेगा ये बोल भी सकती हैं, इनका पूरा एक्सप्रेशन है, स्किन भी लगी हुई है इनको, बिल्कुल ऐसी लगती है कि मानव है। तो देखिए ये है सोफिया, एक रोबोट है। और यहीं पर भी यहाँ पर मैं जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है इसमें एक महिला का एग्जाम्पल लेता हूँ, सीता। ये कोई महिला है, एक उदाहरण के तौर पर मैंने ले लिया सीता। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं ये बताना चाह रहा हूँ इन दोनों में अंतर क्या है। इन दोनों में अंतर यह है आत्मा का। आत्मा तो यही होगी। रोबोट आप कितना भी एडवांस बना लोगे पर आत्मा तो नहीं बना सकता ना इंसान।
तो आत्मा तो सीता में ही होगी, और आत्मा ही होती है जो हमें सही गलत का एहसास कराती है, जो हमें ये बताती है कि क्या गलत है, जो हमें कहीं ना कहीं बताती है कि कहाँ रुकना है, राइट। तो वही सिद्धांत यहाँ लगना है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, जो संविधानवाद जो है वो क्या होता है, वो जो रूलर्स होते हैं, जो शासक होते हैं, या जो नागरिक हैं, एक तरफ शासक होते हैं, एक तरफ नागरिक होते हैं, इनको कहीं ना कहीं निरंकुश नहीं बनने देती है। निरंकुश यानी कि इसको लिख देते हैं निरंकुश, निरंकुश नहीं बनने देती, यानी कि इनको डिक्टेटर नहीं बनने देती, डिक्टेटर नहीं बनने देता संविधानवाद। संविधानवाद क्या करता है कि कहीं ना कहीं, चाहे कोई भी हो, चाहे शासक हो, चाहे वहां की जनता हो, उनको जो अधिकार दिए जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रोहिबिशंस होते हैं, यानी कि एब्सोल्यूट राइट नहीं दिए जाते हैं, यानी कि पूर्ण शक्ति या पूर्ण आजादी नहीं दी जाती है। एक उदाहरण से और मैं आपको समझाता हूं। जैसे एक प्रश्न आ सकता है, क्या कोई ऐसा देश है जहां पर संविधान है और संविधानवाद नहीं है? तो इसका उदाहरण है, बिल्कुल, अगर आप हिस्ट्री में जाइएगा तो वहां पर आपको मिलेगा एक नाम, हिटलर। तो आप जानते हैं हिटलर कहां शासक था? जर्मनी में। तो जर्मनी में उस समय संविधान था, संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन था जर्मनी का हिटलर के समय पे, परंतु संविधानवाद नहीं था। संविधानवाद नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जो संविधान था वो केवल वहां की जो जनता थी उन्हीं के लिए नियम बताता था, उन्हीं को कहीं ना कहीं, उन्हीं की शक्तियों को वो प्रोहिबिट करता था, यानी कि रोकता था कि जनता का इतना ही अधिकार है वगैरह वगैरह। परंतु वहां का जो शासक था हिटलर, वहां का संविधान हिटलर के उपलक्ष्य में मौन था, यानी कि हिटलर के लिए कोई भी पाबंदी नहीं थी, कोई भी पाबंदी नहीं थी। और जब शासक जो होता है वो जब उस पर कोई भी पाबंदी नहीं होगी तो वो क्या बन जाएगा? डिक्टेटर, तानाशाही बन जाएगी, उसमें डिक्टेटर शिप आ जाएगी, यानी कि क्या आ जाएगी? तानाशाही। तो मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, जब शासक जो है निरंकुश हो जाएगा, यानी कि वहां का संविधान उस पर कोई भी अंकुश नहीं लगाएगा, रोक नहीं लगाएगा, तो ऑब्वियसली वहां का जो शासक है वो क्या बन जाएगा? तानाशाह, डिक्टेटर। तो ये उदाहरण है उस समय का, जब जर्मनी में कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं था। अब भारत की अगर मैं बात लूं, यहीं पर भारत को लेते हैं। मुझे एक बात बताइए, भारत में अगर मैं भारत के शासक का नाम लूं, जो असल शासक है, प्रधानमंत्री, जिनके पास पावर है, या मैं कह रहा हूं जो हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, आपको क्या लगता है इनके पास पूरी शक्ति है? नहीं। प्रधानमंत्री जो भी काम करेंगे संविधान के हिसाब से काम करेंगे, और इन पे भी काफी रोक है, यानी कि 5 वर्ष बाद चुनाव होने ही है, ये जिम्मेदारी है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो इनको रिजाइन देना पड़ेगा। तो इस तरह की बातें, राइट। और वहीं पर सुप्रीम कोर्ट को देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के पास आज के समय में ये दिखता है कि सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास काफी शक्तियां हैं, पर अगर वो कोई भी फैसले लेती है तो सर्वोच्च न्यायालय को भी बताना पड़ता है कि अगर वो कोई फैसला ले रही है तो उसका आधार संविधान के यहाँ पर रखा हुआ है, यानी कि संविधान से उन्हें बताना पड़ता है कि संविधान के इस पहलू के हिसाब से हमने ये फैसला लिया है, अपने मन से नहीं लिया है। तो यानी कि भारत में कोई भी हो, कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो, चाहे वो इंसान, जो नॉर्मल जनता है वही क्यों ना हो, जैसे आपके मौलिक अधिकार हैं कि आप कुछ भी बोल सकते हैं वगैरह वगैरह, अब आप गाली थोड़ा दे सकते हैं, है ना। तो इसलिए आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी एब्सोल्यूट नहीं है, पूरी तरह से छूट नहीं है। तो यानी कि आप देखेंगे, चाहे जनता हो, चाहे शासक हो, कोई भी हो, कोई भी संस्थान हो भारत में, वो निरंकुश नहीं है। इसीलिए लोकतंत्र जीवित है। इसीलिए क्या है? लोकतंत्र जीवित है। तो लोकतंत्र में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी कि संविधानवाद होना अनिवार्य है। तो हम क्या सीखे यहां से? क्या मैं कह सकता हूं जो संविधानवाद है, देखिए जो संविधानवाद है वो कहीं ना कहीं, जो संविधान है उसमें जितने भी लोग रहते हैं, संविधान में मतलब ऐसे नियम हैं कि देश में जितने भी लोग हैं, चाहे शासक है चाहे जनता है, उन पे वो क्या करते हैं? उनको कहीं ना कहीं रोक लगाते हैं। तो संविधान जो रोक लगाता है राज्य पे, और राज्य मतलब सभी, राज्य मतलब पूरा देश में जितने भी लोग रोक लगाता है, तो संविधानवाद होता है। और इसीलिए हमारा लोकतंत्र जीवित है, क्योंकि संविधानवाद अगर होगा तो कभी भी तानाशाही नहीं आएगी।
और लोकतंत्र जीवित रहेगा। तो हम क्या सीखे कि भारत में संविधान है और संविधानवाद भी है, राइट। अब एक प्रश्न है, यहां पर से एक मन में प्रश्न आता है कि क्या संविधान जो है उसको हम संविधानवाद कैसे बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं संविधान को हम संविधानवाद कैसे बना सकते हैं। तो इसके दो तरीके हैं। देखिए, पहला तरीका है राजनीतिक तरीका है, राजनीतिक तरीका है, और दूसरा है न्यायिक तरीका यानी कि जुडिशियल तरीका है। तो राजनीतिक तरीका यह है कि आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो संघवाद है उसके सिद्धांत को अपना सकते हैं। तो भारत में संघवाद है, बिल्कुल है। जब भारत का संविधान लागू हुआ था 1950 के समय, तो कहीं ना कहीं संविधान माफ कीजिएगा संघवाद पाया गया था केंद्र और राज्य के बीच में। पर वर्तमान में 3 जगह संघवाद है, केंद्र, राज्य और जो लोकल बॉडीज होती है हमारी, जैसे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, राइट। तो संघवाद है, शक्तियों का विभाजन है, अपनी अपनी शक्तियां हैं, किसी के पास भी पूरी शक्ति नहीं है। और आपने देखा होगा जो सरकार होती है उसके जो 3 अंग होते हैं, जैसे कि जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं, जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं, जिसे विधायिका कहते हैं, उनकी शक्तियां भी विभाजित होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक कार्यपालिका का हिस्सा है तो उसे कानून बनाने का भी अधिकार है, उसको न्यायिक समीक्षा करने का भी अधिकार है, ऐसा तो नहीं है ना। तो डिवीजन ऑफ पावर है, तो ये भी निरंकुश करता है, डिवीजन ऑफ पावर, राइट। जैसे पुलिस है, पुलिस आपको गिरफ्तार करती है, पुलिस एक कार्यपालिका का हिस्सा होती है, राइट। वो आपको गिरफ्तार कर सकती है, सजा नहीं दे सकती। सजा के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, न्यायपालिका। तो पुलिस के पास पूरी शक्ति नहीं है, राइट। वहीं पर न्यायिक तरीके से कैसे इसको स्वतंत्रता दे दी जाए, यानी कि स्वतंत्रता से यहां मेरा मतलब है कि जो भी वेतन है, जो भी इनकी पोस्टिंग है, कैसे होगी, क्या होगी, वो कहां से लेते हैं, ये डायरेक्ट संविधान से, सरकार से ये स्वतंत्र होते हैं, जिससे कि निष्पक्ष होकर ये लोग फैसले दे सकें। और दूसरा होता है जुडिशियल रिव्यू, जिसको न्यायिक समीक्षा कहते हैं, न्यायिक समीक्षा, जिसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। जैसे कि अगर कोई भी ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं जो मौलिक सिद्धांत हैं उसके विरुद्ध जा रहे हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, न्यायपालिका इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, अवैध घोषित कर सकती है। पर अवैध घोषित करते समय न्यायपालिका को ये बताना पड़ेगा कि भैया संविधान के इस सिद्धांत के अनुसार हम इसे अवैध घोषित कर रहे हैं। तो आप समझ पाए होंगे, मैंने आपको ये भी बता दिया कि कैसे संविधान, जिस देश में संविधान है उसको कैसे एक संविधानवाद में हम परिवर्तित कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन में आते हैं। तो यहां पर मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म समझा दिया है और कॉन्स्टिट्यूशन समझा दिया है, ठीक है। तो यहां पर जैसे जर्मनी है, जर्मनी में एक समय पे, अभी नहीं, अभी तो सभी देश एक से ही हैं, उस समय हिटलर के समय पे जर्मनी में संविधान था पर संविधानवाद नहीं था। आज वर्तमान में अगर आप नॉर्थ कोरिया की बात करेंगे, तो वहां पर संविधान है पर संविधानवाद नहीं है नॉर्थ कोरिया में। वर्तमान में भारत में दोनों है। तो भारत के हिसाब से क्या इसमें डिफरेंस है, भारत के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो भारत में संविधानवाद भी है, संविधान भी है। और इसका अंतर जो है, अंतर मैंने आपको बता दिया है आत्मा का, और सारा मेरा डिटेल आप देखिएगा दोबारा से तो आपको समझ में आ जाएगा। तो भारत में अभी दोनों अस्तित्व में है, दोनों के हल्के से सिद्धांत अलग हैं, उसके बावजूद दोनों मिलकर काम करते हैं, संविधान और संविधानवाद, जिसकी वजह से हमारा लोकतंत्र जीवित है। तो भारत में है। तो देखिए, अगर आपको सुन के मजा आया होगा, यही चीज आप लिखते हैं, तो जो आपकी कॉपी चेक करता है वो आपसे कितना खुश होगा और कितने अच्छे मार्क्स देगा, राइट। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और ध्यान दीजिएगा इस बात का कि जैसे ये जो टेस्ट सीरीज है, अगर आप देख रहे हैं टीओ एटीओ की, जो हमारी एक एक्सपर्ट फैकल्टीज द्वारा ये टेस्ट सीरीज बनाई जाती है, तो इसको आप परचेज करिएगा। इंडिविजुअली आप इसे खरीदते हैं तो 2999 की पड़ेगी। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 आप जानते हैं, एक में 10 टेस्ट हैं, तो टोटल 30 टेस्ट आपको मिल जाते हैं। और इसमें जो कॉम्बो प्राइस है, और मैं इसको रिकमेंड करूंगा कि जो भी मुझे सुन रहा है, ये कॉम्बो प्राइस आप जरूर लीजिए। माफ कीजिएगा, कॉम्बो प्राइस आप जरूर लीजिए। इट विल कॉस्ट यू 7999, क्योंकि कॉम्बो प्राइस में इसलिए कह रहा हूं, आपको तीनों टेस्ट मिल जाते हैं। और दूसरा है कि जो गवर्नमेंट अकाउंट के जो चैप्टर 1 to 8 उसका डिस्कशन आपको मिल जाता है। जैसे कि हमारे पोर्टल पे जाएंगे तो चैप्टर 1 to 8, माफ कीजिएगा, चैप्टर 1 to 2 डिस्कस किया जा चुका है, राइट। और आगे स्टडी मटेरियल भी इसमें आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। और प्लस आपको पता है हमारा मोस्ट प्रॉब्ली जो कल से आपको एक मेंस राइटिंग का एक सिस्टमेटिक वे में भी वीडियो मिलने वाला है, जिसमें आपको जीएस सेक्शन पूरा किया जाएगा, राइट। तो देखिए, फटाफट आपने एनरोल हो जाना है, भरोसा रखना है हम पे, राइट। हमारा जो पढ़ाने का तरीका है अब आप समझ ही चुके हैं।
तो मुझे उम्मीद है आप इसे ज्वाइन करेंगे। और ये जो एक हमारा प्रीमियम लेक्चर्स वाला भी एक प्लान है जिसमें आप प्रीमियम लेक्चर्स के साथ स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। इट विल कॉस्ट यू ओनली 2999। और साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे लॉगिन हो जाइएगा, जिसमें हम डेली अपडेट्स देते हैं आपको, और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो आप तक पहुंचाई जाती है। तो देखिए, एंड करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको दो बातें मैं बताता हूँ। पहली बात है, देखिए इतना समय नहीं है, अब 28 लास्ट डेट थी, विद इन 2 और 3 मंथ हमारा पेपर हो जाएगा। और जो हमारी जो सीरीज शुरू होने वाली है, जो स्ट्रैटेजिक वे में, जिसमें सिस्टमेटिक वे में हम पढ़ाएंगे आपको, और ये भी बताएंगे किस बुक से पढ़ा रहे हैं, जिससे कि आप क्या करिएगा, पहले से ही जो भी चैप्टर मैं पढ़ाने वाला हूँ मैं कोशिश करूंगा आपको उसको पहले ही बता दूं, जिससे कि आप ऑलरेडी उसमें गो थ्रू हो जाए। अब देखिए, लाइन बाय लाइन पढ़ाना, या तो हमारे पास समय होता 1.5 साल का, 2 साल का, तो हम लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाते, राइट। बट एक स्मार्ट वे में हमने क्या करना है, मैं या हमारी टीम जो है वो एक एक्सपीरियंस बेस, जो उनका एक्सपीरियंस है उस बेस में आपको एक मेंस क्वेश्चन बना बना के आपके टॉपिक्स पूरा करेंगे। तो कम टाइम पे बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। बस आपसे यही मेरा एक रिक्वेस्ट है कि देखिए, इट्स नॉट अ स्पून फीडिंग कि मैंने कुछ पढ़ाया, आपको पिलाया और आपको सब याद हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपका भी एफर्ट होना है। आपने भी जो भी बुक मैं रिकमेंड करूंगा उस बुक से पढ़ना है, और बाकी हम पे छोड़ दीजिए। बाकी उसको कैसे मीन्स लिखना है, क्या करना है, वो हम पे छोड़ दीजिए। तो मुझे उम्मीद है आप भी हमें सहयोग करेंगे, और जब दोनों तरफ से सहयोग होगा तो फिर जो परीक्षा है, जो आपका पेपर है, जो वो इजीली क्रैक होगा। तो यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूं। जय हिंद।